नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शहर के हृदय स्थल में एक महिला और उसके साथियों ने दो युवकों की लठमार पिटाई, लोग देखते रहे तमाशा। श्री राम मंदिर कथित चोरी मामले को लेकर जिला महिला कांग्रेस ने सद्बुद्धि यज्ञ का किया आयोजन, सुंदरकांड पाठ कर जताया विरोध। एथेनॉल मिलाए जाने को लेकर शहरवासियों में असमंजस, एवरेज और परफॉर्मेंस को लेकर मिल रही शिकायतें और जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग हुई तेज। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले सिरमौर चौराहे में एक महिला और उसके साथी की दादागिरी सामने आई है, जहां लठ लेकर दो युवकों के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया गया। रीवा शहर के सिरमौर चौराहे पर बुधवार शाम बीच सड़क खूनी संघर्ष देखने को मिला। गुर्गों के साथ पहुंची एक महिला ने दो युवकों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मार की पीट के बाद दोनों को लहूलुहान हालत में सड़क पर छोड़कर महिला और उसके साथी युवक मौके से फरार हो गए। इस घटना का वीडियो बुधवार रात सामने आया, जिसमें महिला हाथ में लाठी लेकर दोनों युवकों को लगातार पीटती दिखाई दे रही है। महिला के साथ एक अन्य युवक भी नजर आ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वो अर्धनग्न हालत में था। घटना के दौरान मौके पर आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। बताया गया है कि विवाद पैसों के पुराने लेन देन को लेकर हुआ था। फिलहाल मारपीट करने वालों की पहचान नहीं हो सकी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस अब वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। देश भर में पेट्रोल और एथेनॉल मिलाए जाने को लेकर चर्चा तेज है। कोई इसे पर्यावरण के लिए बेहतर बता रहा तो कोई वाहन के इंजन और माइलेज पर असर पड़ने की बात कह रहा है। देश भर में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ वाहन चालकों का कहना है कि एथेनॉल मिलाए जाने के बाद उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है और परफॉर्मेंस भी पहले जैसी नहीं रही। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इससे इंजन पर भी असर पड़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिश्रित का यह निर्णय वैज्ञानिक परीक्षणों और विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर लिया गया है। सरकार का दावा यह है कि इससे पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण में कमी आएगी और किसानों को भी लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर शहर के कुछ वाहन मैकेनिकों का कहना है कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन के कारण उन्हें नई तरह की तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि कई मामलों में फ्यूल सिस्टम में नमी या अन्य दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जिससे खराबी का पता लगाने में अधिक समय लगता है। बहरहाल एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। कोई इसे पर्यावरण और किसानों के हित में बेहतर बता रहा है तो कोई इसकी उपयोगिता पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए इस पूरे मुद्दे पर शहरवासियों की क्या राय है। एक तो गाड़ियाँ एवरेज देना कम हो गया है। अगर जो गाड़ी ओरिजिनल पेट्रोल में देती थी 28-30 का, वो आ गया है 15-16 एवरेज दे रही है और इंजन के पिकअप भी डाउन हो गया है। चढ़ाई में इसका पता चलता होगा। जी जी, पिकअप डाउन हो गया है। अच्छा, जो 20% जो एथेनॉल को मिला रही है, माइलेज कम हो गया तो कुल मिला के आप लोग उसको रेट उतना ही लिया जा रहा है। रेट उतना लिया जा रहा है, लॉस भी है उससे, इंजन भी तो खराब हो रहा है। सरकार इसको इको फ्रेंडली बता रही है कि ये मतलब वातावरण के लिए सही है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं उस पर बीमा कंपनी भी बीमा देने से इनकार कर रही है क्योंकि खराब हो रही है। तो नहीं, क्या मानते आप लोगों को तो नुकसान हो रहा है? नहीं, ये आइडिया तो नहीं है बीमा कंपनी इनकार नहीं कर रही है, इसको तो पता करना पड़ेगा। इंजन में खराबी आती है और कार्बोरेटर में, तो इसको बीमा कंपनी भी अब अपना हाथ खींच रही, तो क्या आगे सोच रहे हैं? पेट्रोल और सीएनजी हमारी दोनों में चलने वाली गाड़ी है, लेकिन एवरेज का कुछ फर्क तो है, ऐसा लगता है कम एवरेज दे रही कुछ। जो यहाँ पेट्रोल अभी डाला जा रहा है, हाँ, पूरे देश में इस बात को लेकर स्थिति है, सरकार अपने दावे कर रही है, जी जी, ब्लेम कर रहे हैं। आपकी गाड़ी में क्या सोचता है? कुछ फर्क तो ऐसा लगता है। एकदम परीक्षण तो हमने नहीं किया है कि एकदम भरवा ले पेट्रोल चुम भरवा के फिर अपन माइलेज नापे, लेकिन ऐसा लगता है कुछ फर्क है, एवरेज में फर्क है, कुछ कम एवरेज दे रही गाड़ी है। पावर में जैसा बताया जा रहा है, पावर की कई चढ़ाई में कम हो रही है। अब पावर को तो हमने सर ध्यान नहीं दिया, एवरेज में ऐसा लग रहा है कुछ फर्क है। श्री राम मंदिर अयोध्या में कथित चोरी मामले को लेकर जिला महिला कांग्रेस ने आज सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान की कथित चोरी मामले को लेकर रीवा जिला महिला कांग्रेस ने सिविल लाइन थाने में ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष सीमा सिंह के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया
कि राम मंदिर में मिले दान में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। संगठन का कहना है कि आस्था के केंद्र से जुड़े इस मामले में पारदर्शी जांच जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। महिला कांग्रेस ने पुलिस से इस मामले में FIR दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। इसके तत्वाधान में आज भाजपा की जो चल रहा चोरी डकैती, पहले तो हमारा देश असुरक्षित था, लेकिन आज ये स्थिति हो गई कि भगवान प्रभु श्री राम असुरक्षित हो गए हैं, क्योंकि आज भाजपा सरकार में प्रभु श्री राम जी के दरबार अयोध्या में डकैती पड़ी है। आज हम सभी महिला कांग्रेस पूरा देश आहत है कि भाजपा पहले तो हर एक चीज़ को लूटती रही, पूरे देश को लूटा। आज भगवान प्रभु श्री रामचंद्र को लूटा, जिसके नाम पे राम नाम पे आई भाजपा और राम के ही घर को लूट लिया। आज हम सभी लोग शुद्धि बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर में प्रभु श्री राम जी से ये अर्जी लगाने आए हैं कि हे प्रभु, इस हो रहे अन्याय अत्याचार का अब निवारण करें, क्योंकि अब देश ही नहीं आज भगवान ही असुरक्षित हो चुके हैं। इसलिए हम सभी लोग शुद्धि बुद्धि यज्ञ के माध्यम से हर तरह से भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता और सरकार तो चोरों की हो गई है, क्योंकि भाजपा ही चोर और दोनों लोग तो वही है। तो इसलिए हम सभी लोग भगवान की शरण में हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु भाजपा को सद्बुद्धि दे, कम से कम धरती त्राही त्राही करने लगी है, अब तो इस अन्याय इस पाप का अब तो मुक्ति दो भगवान। आज हम लोग उपवास का कार्यक्रम किए हैं और हनुमान जी के सामने अपनी अपील करने आए हैं, पूरे देश के जनता की अपील करने आए हैं कि चौकीदार हमारा कहाँ सोया है। जब हमारे श्री राम जी के चढ़ावा चोरी जा रहा है तो हम देशवासी कहाँ सुरक्षित हैं। ऐसे चौकीदार जी को तो इस्तीफा दे देनी चाहिए, तुरंत देना चाहिए चौकीदार जी को इस्तीफा। जब वो चौकीदारी कर रहे हैं और फिर भी चढ़ावा हमारा चोरी चला जा रहा है, श्री राम जी का, राम लला जी का चोरी कैसे गया, आप जवाब दीजिए चौकीदार जी। हम सद्बुद्धि हवन करने जा रहे हैं, क्या कारण? सद्बुद्धि हवन करने जा रहे हैं इसलिए कि हमारे चौकीदार जी को भगवान सद्बुद्धि दे। वो देश के रक्षक हैं, भक्षक नहीं है। वो तो आज श्री राम जी का चढ़ावा चुरवा करके भक्षक बन चुके हैं। हमारी पूरी प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता पूछ रही है कि चौकीदार जी आप सो रहे थे जिस समय चढ़ावा राम जी का चोरी गया था, राम जी का चढ़ावा कैसे चोरी गया? आपका प्रशासन वहाँ कहाँ था? प्रशासन सो रहा था क्या? प्रशासन को जगना चाहिए था। और श्री राम जी का जब चढ़ावा चोरी चला गया तो हम नारियाँ सब असुरक्षित समझ रहे हैं अपने आप को। तो आज हनुमान जी को अपील करने आए हैं, क्योंकि राम न चले हनुमान के बिना और राम के बिना न पूरी दुनिया चले। महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ और उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी रंगपुट हो चुकी है और तानाशाह बन गई है। इसको लोगों की समस्याओं से, दर्द से किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये जो भगवान की बात कर रहे थे, हिंदू की बात करते हैं, ये भगवान को उड़ाने वाले लोग जो है इतना आडंबर किया, इतना भगवान के साथ भी धोखा किया कि राम मंदिर जैसे उसमें जो आम जनता का विश्वास है, जो चढ़ावा आता है, उसमें भी डकैती हो गई। इसी तरह से इन्होंने वोट की डकैती करते हैं, इसी तरह इन्होंने टोरल बांड बना करके डकैती किया। तो इनके पास न धर्म है न राम है, केवल व्यापार है। इसके विरोध में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सद्बुद्धि दे के देश के साथ। रीवा बस ओनर्स एसोसिएशन ने बस मालिकों मोटरयान कर से जुड़े मुद्दों को लेकर शासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। रीवा बस ओनर्स एसोसिएशन ने बस मालिकों के लंबित भुगतान और मोटरयान कर से जुड़े मुद्दों को लेकर शासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन का कहना है कि बस मालिक समय पर मोटरयान कर जमा करते हैं, लेकिन शासन की ओर से विभिन्न कार्यों के लंबित भुगतान लंबे समय से नहीं किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए सभी लंबित बिलों का 6% वार्षिक ब्याज सहित जल्द भुगतान करने, संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने और लंबित 26 कार्यों की भुगतान प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की मांग की है। बकाया राशि को मांग करने के लिए क्या मामला क्या है? जैसा कि हम आपको जानकारी दें कि जैसे कि शासन की तरफ से कई कार्यक्रम होते रहते हैं, रैलियाँ होती हैं, कई प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए बसों का आवंटन होता है, बसें रिजर्व की जाती हैं, हम लोग बसें भेजते हैं। उसका कई अलग अलग विभागों का करीब 1 करोड़ से ऊपर हम लोगों का भुगतान बाकी है और उसमें हाई कोर्ट का आदेश भी हो चुका है। लेकिन बीच में कलेक्टर साहब ट्रांसफ़र हो गए, अब नए कलेक्टर साहब आए हैं, उन्होंने भी अच्छा रिस्पांस दिया
आदरणीय कलेक्टर साहब ने उन्होंने कहा मिलने के लिए भी कहा है, तो उसी के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए थे और पूरा डिटेल में हम जानकारी उनको दिया है। तो उन्होंने फिर मिलने को कहा कि आइए आप लोग मिलते हैं। इसमें सर्वाधिक पैसा आपका चुनाव कार्यक्रम का है। चुनाव कार्यक्रम में और रैलियां उसका ही बहुत काम, रैलियों का बहुत प्रभाव। रैलियों का ज्यादातर जो शासकीय कार्यक्रम होते हैं उसमें रैलियां होती हैं, तो उसमें बसें जाती हैं और उसकी पेमेंट करीब 2-3 वर्षों से बाकी है। बहुत पेमेंट हमारी बाकी यहाँ से शहडोल गई है, उमरिया गई है, आपके इधर फागर जाती है, बहुत दूर दूर भेजी गई। प्रमुख रूप से जहाँ ज्यादा मत आपका ब्रेक हो वो कौन से रैलियां थी, कैसे? अरे सभी रैलियों को बकाया, केवल डीजल का मिला, बाकी का पैसा ही नहीं मिला। कम लगभग 10 करोड़ होगा, लगभग 10 करोड़ आदिम जाति में है। 1 करोड़ पैसा एक बार अभी मार्च में आया, लेकिन टीओ साहब ने आपत्ति लगा दी, बोले कि वो भंडारण कक्ष का नियम नहीं, उस पर टेंडर होना चाहिए, इसके बाद बसों का अधिग्रहण करना चाहिए। जबकि बसों का क्या है कि कलेक्टर का रेट निर्धारण है कि प्रतिदिन बसों का इतना पैसा लगेगा या 2 दिन में ही लगेंगे, किलोमीटर का भी निर्धारित है, ऊपर से निर्धारित है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया, बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया, बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई, बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया, पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। रीवा जनपद पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग तेज हो गई है। रीवा जनपद पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग तेज हो गई है। इस संबंध में कलेक्टर और विहित प्राधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठकें समय पर नहीं बुलाई जाती, अध्यक्ष के पति द्वारा अनाधिकृत रूप से कार्यों में हस्तक्षेप किया गया, साथ ही कई जनपद सदस्यों के क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए वित्तीय राशि आवंटित नहीं की गई। अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिए थे हम लोगों को 15-16 लोगों का सर्टिफाइड पेपर कलेक्टर के यहाँ हो गया था, लेकिन अभी तक कलेक्टर साहब बोले कि आदेश करेंगे, नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग भी सुबह से आए हुए हैं। अब अगले दिन अगर हम लोग नहीं आएंगे तो हम लोग कैसे अनशन करेंगे, हम लोग बैठ के अपने मांग करेंगे। हमारी यही कहना है। हमारे कितने सदस्य हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या बहुत सारी, अध्यक्ष की मतलब मनमानी, सही तरीके से काम न करना, ये सब सारी समस्याएं। इसके लिए हमने अविश्वास के लिए आवेदन किया था। आवेदन हमारे सब शपथ पर सर्टिफाइड हो गए। कलेक्टर साहब के यहाँ 2 दिन आ चुके, बोले कि करूँगा आदेश, नहीं कर रहे। आज फिर आए थे हमारे सारे सदस्य, 23 तारीख से लगातार से आ रहे हैं। अब नहीं हो रहा तो आज भी आए थे कलेक्टर साहब, आज आए नहीं। महिला सदस्य हैं, अधिकांश महिला सदस्यों के पास बड़ी समस्याएं होती हैं, दूर से भी आती हैं, गाँव से आती हैं। अभी मतलब प्रस्ताव ही नहीं हुआ, डेट नहीं दी, डेट के लिए आज रीवा जनपद अध्यक्ष। अब आप लोग क्या, अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग सीधे अनशन बैठ जाएंगे। हम लोग 4 साल से जनपद सदस्य हैं। हम लोगों के विकास का जो भी पैसा आता है, आज तक हम लोगों के 1 रुपये हमारे गांव यानी ग्राम पंचायत को नहीं दिया गया। हम लोग 4 साल से लगातार
हम लोग मतलब वहाँ ध्येय का शिकार होते हैं। जब कभी भी अध्यक्ष के खिलाफ कुछ बोलते करके बोलते कि जो करना हो तो कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, हम 19 मेंबर है, ये है वो है, हर सभी के साथ यही होता है। कौन अध्यक्ष? अध्यक्ष संगीता यादव, पति राजेश यादव। जबकि संगीता यादव केवल बैठी रहती है, उन्हीं के बगल में राजेश यादव जी बैठे रहते हैं, वही सब काम को सब आदेश करते हैं। आरसीओ मैडम जो हैं तो उन्हीं के पक्ष में पूरी बात करती हैं। हम लोगों को 18/6 को बुला गया था। 18/6 को हम लोग बहिष्कार किए, हमको 4 साल का हिसाब किताब चाहिए, हम लोगों को 1 रुपये नहीं दिया है। तो बोले कि आप लोग को बैठना हो तो बैठो, नहीं आप लोग बाहर चले जाएं। हम लोग सबको बाहर चले आए। इसके बाद 23 तारीख के यहाँ आवेदन दिए थे। इसके बाद हम लोगों को साक्षात्कार के लिए 28 तारीख को बुलाया गया। 28 के बाद बोला गया कि आप लोगों को ये 28 के 15 दिवस के अंदर अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग कराई दी। कि आज तक हम लोगों को डेट नहीं दिया गया। इसी में हम लोग आज लगातार आ रहे हैं। आज 10 बजे सुबह से हम लोग 18 आदमी आकर के 10-11 महिलाएं थी, ये सब बैठे हैं। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। कलेक्टर साहब यहाँ आए नहीं और कोई उनकी जगह में मतलब हम लोगों से हाल चाल तक नहीं पूछा, आप लोग क्यों बैठे हो। हम लोग ये महिलाएं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये लगा लीजिए हम 6 बजे तक यहाँ पे बैठे हैं। उपाध्यक्ष की तबीयत खराब हो गई तो वो फिर मतलब 4 साढ़े 4 बजे निकल गई। नहीं तो पहले आपको बोले थे ना कि आप आइएगा, अचानक हाँ बोले थे कि आप आइए, आज से कल से परसों देने के लिए बोले। आज तक हम लोगों को डेट नहीं दी गया कि इसमें क्या प्रक्रिया हुई, किस तारीख को आपको वोटिंग कराई जाएगी, आप लोगों को क्या हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। बहुमत पर्याप्त है आप लोग के पास? जी पर्याप्त है। 19 आज भी 16 जनपद सदस्य यहाँ उपस्थित। क्या नाम है? मेरा नाम है अन्नू चौरसिया, जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 25 से। मैं 23 तारीख से आ रही हूँ तो आवेदन दे के डेट के लिए, तो अभी तक डेट नहीं मिला। कलेक्टर साहब थे नहीं तो बोले कि 1-2 तारीख में मिलेगा। 1-2 तारीख हो गई, आज 8 तारीख हो गया, लेकिन डेट नहीं मिली। हम लोग 10 बजे से आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, लेकिन अभी तक कलेक्टर साहब आए नहीं। ऑटो चालक और उसके चचेरे भाई के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट कर ऑटो में तोड़फोड़ की और इसके बाद नकदी और मोबाइल छीन लिया। ऑटो चालक और उसके चचेरे भाई के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट कर ऑटो में तोड़फोड़ की और नकदी और मोबाइल छीन लिया। पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की है। घटना करहिया मंडी से नीम चौराहा जाने वाले मार्ग की बताई जा रही है। पीड़ित विकास पांडे उम्र 24 वर्ष अपने चचेरे भाई प्रदीप पांडे के साथ ऑटो से जा रहा था। आरोप है कि नितिन, विपुल, विनय मिश्रा सहित अन्य लोगों ने दोनों को रोककर मारपीट की, ऑटो में तोड़फोड़ की और 10,000 रुपये नकद तथा मोबाइल फ़ोन छीन लिया। घटना के बाद पीड़ित ने चौराहा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। मैं वहाँ से घर से निकला हूँ। पेटीएम पॉइंट का पेपर था। 6 बज के 10 मिनट में वहाँ से छुट्टी होने वाली थी, तो मैं वहाँ से लड़के लेके निकला था। यहाँ केवी पुल के पास जैसे ही आया, यहाँ पे नितिन मिश्रा और उनके भाई विपुल मिश्रा और एक उनके बाप का नाम है मुकद्दम मिश्रा और एक का और क्या नाम है विनय मिश्रा, तो ये सब मिलके हमको मारे हैं। हम 10,000 रुपये लेके जा रहे थे बुआ जी को देने। बुआ जी से किस्त के लिए पैसा मांगे थे तो दिए थे, तो ये मेरा फ़ोन भी ले लिए हैं, 10,000 रुपये भी ले लिए हैं और हमको बहुत मारे हैं, डंडे से मारे हैं। ये देखिए यहाँ पे मारे हैं, ये पूरे हाथ पे मारे हैं, ये मेरा हाथ फूला। घटना कहाँ पास की है? ये केवी पुल के पास, बिहान नदी के पास, वहाँ पे मच्छी लगा के बैठते हैं, वहीं पे वहाँ पे सब लोग देखे हैं, कोई बचाने नहीं आया मेरे। कितने बजे घटना है ये 6:30 बजे के फेर की घटना है। क्या कारण था मारपीट का? कोई पुराना विवाद था उनसे क्या? कोई पुराना विवाद कुछ नहीं। ये घटना हुई है यहाँ पेटीएम पॉइंट से सवारी लेके जा रहे थे न्यू बस स्टैंड के लिए, तो वहीं बिहार नदी के उस पार उनको पकड़ के उतार के मारने लगे। तो हम सोचे ऐसे ही मार रहे हैं तो हम उतार के भाग दिए, हमको भी ढोंसे ढांसे तो भाग दिए। तो उसके बाद भाग के गए, घर वालों को लेके आए तो इधर बहुत मारपीट कर दिए थे, इधर वहाँ पे लेटाए थे उसको। क्या क्यों घटना क्यों हुई है? क्या किस तरह से मारपीट हुई है? झगड़ा लाठी डंडा मारे हैं। कुछ पैसे उसे भी ले गए? पैसा उसका ले लिया, 10,000 रुपये किस्त के लिए लिया था। मोबाइल ले लिया है, मोबाइल लिया था अपना, उसको मोबाइल सब छीन ले गए।
कहाँ पास घटना है ये? बिहार नदी के भी पुल बोलते हैं। किसको मारपीट करे हैं? मारपीट लाठी डंडे से की है। आपको ही मारपीट करे हैं? हाँ, हमको 2-3-4 थापड़ मारे तो हम भाग गए वहाँ से और घर वालों को बुला के। पहचानते हैं कौन लोग हैं वो लोग? हाँ, पहचानते हैं। कौन कौन है? और नितिन मिश्रा है, विपिन मिश्रा है, विपुल मिश्रा है और मुकदम मिश्रा है, देवेंद्र मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले? ये वैसे हरजी कप्ता के हैं और रहते ढेकहा के पास। बैकुंठपुर क्षेत्र में घर की बिजली ठीक करते समय एक 40 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत की खबर आ रही है। बैकुंठपुर क्षेत्र में एक घर की बिजली ठीक करते समय 40 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। गंभीर हालत में उसे संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान 40 वर्षीय राजेश साकेत के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घर में बिजली लाइन खराब होने पर वो तार जोड़ रहा था। इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे तत्काल बैकुंठपुर से रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्म कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घर में लाइट बना रहे थे तो उसमें मतलब करंट लग गया। क्या नाम था इनका? राजेश साकेत। राजेश साकेत जी। कब की घटना है ये? कल आज सुबह की 10 बजे की। सुबह 10 बजे? हाँ। रहने वाले कहाँ के थे? बैकुंठपुर। बैकुंठपुर जी। करंट से मौत हो गई जी। यहाँ इलाज के लिए ले आए थे कि? इलाज के लिए। इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। घटना करहिया मंडी के आसपास की बताई जा रही है। रीवा में एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब करहिया मंडी से चावल लोड कर निकला ट्रक आगे चल रही मोटरसाइकिल से टकरा गया। जानकारी के अनुसार युवक रीवा से अपने गांव बिहरा जा रहा था। इसी दौरान करहिया मंडी से चावल लोड कर निकले ट्रक ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना हुई है कि ट्रक चढ़ा दिया गया भाई के ऊपर, जान के चढ़ाया हो या मालूम नहीं। दूसरे ये करहिया नंबर 1 करहिया गल्ला मंडी। क्या बजे की घटना है? ये है 5:45 के लगभग, 5:45 से 6। नाम क्या है? राजेश कोल। भाई कहाँ से चल रहा था? मोटरसाइकिल से। कहाँ जा रहे थे ये? घर आ रहे थे। कहाँ से? रीवा से। रीवा से घर जा रहे थे। हाँ। घटना ये है 6 बजे के लगभग शाम को। हाँ। जो ट्रक वाला चढ़ाया है, धक्का ठोकर मारा है, उसका हमको जो लोडिंग होती है गाड़ी की, माल उसमें लोड था चावल, तो हमने उसकी पर्ची निकाला तो उसमें 5:15 में उसकी अनलोडिंग मतलब पर्ची निकली है। तो उससे पता चलता कि मंडी जा रहा था कि मंडी से लोड करके आ रहा था। मंडी से लोड? हाँ, तो धर्म कांटा में लोड वो कराया, कांटा कराया, कांटा कराने के बाद आया।
वो ट्रक पकड़ गया? हाँ, ट्रक पकड़ गया है। हमारे भाई और एक भतीजा और भैया आए थे करहिया गल्ला में सामान लेने घर का। ये अकेले थे? हाँ, ये अकेले थे राजेश भाई हमारे। रीवा के मानस भवन में भगवान जगन्नाथ यात्रा अवसर पर 16 और 17 जुलाई को 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी मानस मंडल रीवा ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। मानस मंडल रीवा के पदाधिकारियों ने बताया कि 16 जुलाई की रात भगवान जगन्नाथ का मानस भवन में विश्राम होगा, जहां श्रद्धालुओं के दर्शन और प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। वहीं 17 जुलाई की सुबह आरती पूजन और दोपहर 12 बजे महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। संस्था ने सभी श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान के दर्शन और महाप्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। बड़े बड़े शहरों में जगन्नाथ जी में और जहाँ भी मंदिर है बड़ी भव्यता के साथ पूरे उत्साह के साथ लोग इसको निकालते हैं। हमारे यहाँ लक्ष्मण बाग में भगवान जगन्नाथ जी का स्थान है, वहाँ से वो चल के पूरा नगर का भ्रमण करते हुए रात्रि विश्राम हमारे यहाँ करते हैं। पहले भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा मार्तंड स्कूल में रुका करती थी, लेकिन वहाँ व्यवस्थाएँ उतनी अच्छी सभी नहीं थी। हमारे मानस मंडल लोग डॉक्टर सज्जन सिंह जी थे, सत्यनारायण गुप्ता जी थे, भैयालाल शुक्ला जी थे, डॉक्टर ज्ञानमती अवस्थी थे, हम सब लोग थे। हम लोगों ने कहा भगवान को हम अपने यहाँ ले आए। जब मानस भवन में बना है तो यहाँ विगत 18 वर्षों से भगवान जगन्नाथ जी यहाँ रात्रि में विश्राम करते हैं। और मानस मंडल की ओर से पूरे नगर के जो लोग हैं, दर्शनार्थी हैं, गाँव से जो आते हैं भक्त लोग, उनके प्रसाद एवं महाप्रसाद की व्यवस्था मानस मंडल के सदस्य और मानस भवन अपनी ओर से भी करता है। मेरा आप सब लोगों को बुलाने का मतलब यही था कि इसको विस्तारित किया जाए अच्छे से, जो दूर दराज के लोग हैं जो नहीं आ पाते तो किंचित अन्य कारणों से विश्राम लेके और समय एक बार भगवान जब चल के स्वयं हम सबका हाल जानने आते हैं तो हमको भी थोड़ा सा समय निकाल के हम आए। हमारे उत्सव, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति मजबूत होगी। थोड़ा सा समय सब लोग निकालें, यही आग्रह है। इसी के लिए हमने आगामी 11 जुलाई को अनहदनाथ प्रशांत संस्था द्वारा एक विशेष कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से जानी मानी कवियत्रियां शामिल होंगी। इस संबंध में आयोजक मंडल प्रमुख डॉक्टर आरती तिवारी से हमने चर्चा की। आप सभी को नमस्कार। अनहदनाथ प्रशांत की ओर से डॉक्टर आरती तिवारी, एक छोटी सी ऐसी संस्था जिसने एक ऐसे सपने को जीना चाहा जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन कला साहित्य के द्वारा उस सपने को आप सबके बीच साकार करने जा रही हूँ मेरे साथ प्रबंधन समिति के रूप में। और हर कदम मेरे साथ चलने वाली रंजना जी और मेरे साथ चलने वाली सीमा जी ये साथ में हैं, और मेरे साथ साथ आप सब भी हैं। आप सबके सहयोग से एक छोटी सी हिम्मत जुटा पाई और आप सबसे निवेदन कर रही हूँ कि आप सभी लोग अनहदनाथ प्रशांत इस संस्था की तरफ से एक कवित्री सम्मेलन का आयोजन दिनांक 11 जुलाई को शाम 5 बजे हमारे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित है, जिसके मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल जी और अध्यक्षता कर रहे हैं सांसद रीवा आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी। विशिष्ट आतिथ्य की आसंदी को सुशोभित करेंगे मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के कोषाध्यक्ष के रूप में हम सबके बीच में आदरणीय श्री कमलाकांत गर्ग जी। और निश्चित रूप से इस संस्था के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास हम सभी महिलाएं जो इस समय आप सबके सम्मुख स्क्रीन पर हैं, एक प्रयास कर रहे हैं कि हमें हार नहीं माननी है और इस जीत में हम आपका सहयोग चाहते हैं। तो मैं आप सभी से अपनी सहयोगी बहनों के माध्यम से और आप अपने माध्यम से एक विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि आप सभी आएं और हमारे इस कवित्री सम्मेलन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।